Nando! By the following day, 4 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 51 साल पहले इंसान पर एक ऐसा वक्त आ गया कि इंसान को आदमखोर बनना पड़ा। अगर वो आदमखोर ना बनता तो वो अपनी जान से जाता। वहाँ पर ठंड इतनी थी कि 71 से 72 मनफी ग्रेड पर टेम्परेचर जा रहा था। 12 अक्टूबर 1972 रग्बी टीम के प्लेयर और उनके रिश्तेदार फ्लाइट नंबर 571 में सवार होते हैं। दोस्तों, इस प्लेन में सवार होने वाले पैसेंजरों की तादाद टोटल जो है वो क्रू समेत 45 अफराद पर मुश्तमिल होती है। उनकी मंजिल होती है सैंटियागो, जो चिली मुल्क का एक शहर है। आमतौर पर तो ये प्लेन का सफ़र सिर्फ 3 घंटे का है, मगर उस रात को तूफान आ जाने की वजह से अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इस प्लेन को लैंड करवा लिया जाता है। दूसरे ही दिन पायलट देखते हैं कि मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है और पायलट वहाँ से फिर उड़ान भरते हैं एंडीज़ पहाड़ियों के ऊपर से। एंडीज़ पहाड़ियों के बारे में दोस्तों बता दूं, ये हिमालय की पहाड़ियों के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं, जिनकी ऊंचाई और लंबाई बहुत ज़्यादा है और ये बर्फ़ से ढकी रहती हैं। दोस्तों, 1 घंटे के सफ़र के बाद पायलट कंट्रोल रूम से रब्ता करता है कि मुझे प्लेन लैंड करने की इजाज़त दी जाए। कंट्रोल रूम वाला शख्स भी पायलट के ऊपर भरोसा कर लेता है और उसको इजाज़त दे देता है। प्लेन जब थोड़ी सी ऊंचाई कम करता है तो प्लेन में टर्बुलेंस होने लगते हैं और अलार्म बजने लगते हैं। रग्बी टीम के खिलाड़ी इस बात का मजाक बनाने लगते हैं। इसी मजाक में एक पैसेंजर अपनी विंडो से देखता है कि हमारी साइड पर बादलों में कमी आ रही है और देखता है कि अचानक हम पहाड़ी के लेवल पर जा रहे हैं। कॉकपिट में बैठे हुए क्रू को नजर आता है कि सामने एक चट्टान है और वो क्या करते हैं, प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाते हैं। रुकिए दोस्तों, क्या उस दिन पायलट को पता नहीं चला कि हम कितनी बुलंदी पर उड़ रहे हैं और हमसे एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है? तो जवाब है जी हाँ। उस दिन प्लेन का DMI सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है और ऊपर जाते जाते प्लेन की टेल चट्टान से टकरा कर टूट जाती है, जिससे 3 पैसेंजर भी हवा में उड़ जाते हैं। मगर प्लेन के इंजन सलामत होने की वजह से प्लेन ऊपर की तरफ जाने लगता है, जबकि प्लेन काफ़ी ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ डाउन होने लगता है। फिर जब प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था कि पहाड़ी इलाका था, दायां विंग प्लेन का जाके पहले टकराता है और वो भी टूट के गिर जाता है। इतने में ही कुछ पैसेंजर प्लेन से और हवा में उड़ जाते हैं और प्लेन का अगला हिस्सा नीचे की तरफ घिसटता हुआ आता है, जो 700 मीटर नीचे आकर रुकता है। अब वो पैसेंजर जख्मी भी हैं, बेहोश भी हैं, मगर इनमें से ही एक 19 साल के रॉबर्टो क्रीसा और एक 20 साल के गुस्तावो ज़रीनो, जो मुकम्मल होश में होते हैं और हल्की फुल्की चोटों से वो उठ खड़े होते हैं। रॉबर्टो क्रीसा जख्मियों और बेहोश लोगों को देखने के बाद कॉकपिट की जानिब जाते हैं, जहां पर एक पायलट तो पहले ही मर चुका होता है और दूसरा भी आखिरी सांस ले रहा होता है। ये उनसे सवाल करते हैं कि हमें जल्दी से रेडियो का बताओ, हमने पीछे हेल्प के लिए कोई कॉल करें। वो आखिरी सांसें ले रहा पायलट ये कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब टेल टूट कर गिरी थी उस टेल में ही वो बैटरी थी जिससे रेडियो काम कर रहा था। वो पायलट मरने से पहले ये बोल जाता है कि तुम सब्र करो, मदद ज़रूर आएगी, वो हमें ढूंढ लेंगे। और यहाँ से दोस्तों वो स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर इंसान को आदमखोर बनना पड़ा और इतनी ठंड में पूरे 72 दिन तक सर्वाइव करना पड़ा। फ्रेंडो प्राडो जो कोमा में पड़ा होता है, इस सब में चिलियन एयर सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि फ़्लाइट 571 क्रैश हो चुकी है। उस दिन दोस्तों 4 हेलीकॉप्टर सर्च करने के लिए निकलते हैं, जो अंधेरा होने के बाद फिर लैंड कर जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ भी वाइट थी और प्लेन का रंग भी वाइट था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने वाली साइड पर प्लेन नज़र नहीं आया। दोस्तों, उस रात जो पैसेंजर थे, अब ये सब के सब सर्वाइवल बन चुके थे, जो इस उम्मीद में रात को सोने लगे कि सुबह तक हमें कोई ना कोई ज़रूर बचा लेगा। मगर दोस्तों इतनी ठंड में रात को शदीद जो जख्मी थे उनमें से 5 दम तोड़ जाते हैं। इनमें से बचते हैं 28 सर्वाइवल। दोस्तों, अगला दिन 14 अक्टूबर को फिर कुछ प्लेन सर्च करने निकलते हैं और वो प्लेन इनके ऊपर से गुजरते हैं। ये प्लेन को इशारे भी करते हैं और इमेजिन कर बैठते हैं कि प्लेन ने हमें देख लिया होगा। मगर जब दोस्तों उस दिन का फिर सूरज डूबा और फिर उम्मीदें टूटने लगी, तो ये सर्वाइवल कोशिश करते हैं कि प्लेन की सीटों में जो कुशन होते हैं उनको उखाड़ने लगते हैं। रात को इतनी ठंड में ऊपर जितने के भी कपड़े लिए जाएं वो ही बेहतर हैं। ये उस जहाज से पतली पीतल की वायरों से नीडल का काम लेते हैं और ये सुई धागे से वो कुशन को सीने लगते हैं। कुछ पाँव के जूते बनाते हैं और कुछ ऊपर ओढ़ने के लिए लिबास, जो इतनी ठंड में इनकी हिफाजत कर सके। 15 अक्टूबर को इनको समझ आने लगता है कि हम वाइट स्नो के ऊपर हैं और हमारा प्लेन भी वाइट है। और ये क्या करते हैं, लगेज लेते हैं। लगेज से ये एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हैं, जिससे कुछ साइन बन सके जो ऊपर हवा में उड़ते हुए प्लेन को नज़र आ जाए। उसके अलावा दोस्तों ये क्या करते हैं कि प्लेन की छत पर लिपस्टिक से ये SOS लिखने की कोशिश करते हैं, मगर एक S की अभी गुलाई मुकम्मल भी नहीं होती और वो लिपस्टिक ख़त्म। दोस्तों उसी दिन 3 बजे फ्रेंडो प्राडो को होश आने लगता है और फ्रेंडो प्राडो उठ के देखता है कि मेरी माँ मर चुकी है और बहन जो बहुत ज़्यादा जख्मी है और ठंड से कँप-कँपा रही है।
दोस्तों एक बात ये वाज़ेह रहे कि जितनी बुलंदी पर ये प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, ना कोई दरख्त, ना कोई जानवर, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिससे गुजारा हो सके, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ और चट्टान ही चट्टान। अब ये सर्वाइवल तो प्लेन में बची खुची चीज़ों से गुजारा कर रहे थे, मगर उस दिन प्लेन में सर्वाइवल को प्यास लगने लगती है और इनमें से ही एक सर्वाइवल क्या करता है कि सीट के पीछे मेटल की शीटें होती हैं जिनके ऊपर वो बर्फ़ रख के धूप में रख देता है और धूप से वो पिघलने का काम करता है। एक नीचे बोतल रख देते हैं जिसमें कतरा कतरा करके पानी जमा होने लगता है, जिससे ये सर्वाइवल अपनी प्यास बुझाते हैं। अब वही सामान जो 3 दिन से ये यूज़ कर रहे थे, उसी सामान में से कम होते होते जो एंड पे बच जाता है, जिस पर ये फैसला करते हैं, जिनमें कुछ सिगरेट, शराब, थोड़ी सी चॉकलेट, मूंगफली, बिस्किट बचते हैं। दोस्तों इंसान पर जब मुश्किल टाइम आता है तो इंसान शराब को भी बहा देता है और उन्होंने ऐसा ही किया, शराब को बहा दिया और वो जो मेटल की प्लेटों के ऊपर बर्फ़ रखी हुई थी वहाँ से जो पिघल पिघल के कतरा कतरा पानी आ रहा था, उन्हीं बोतलों को इन्होंने पानी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया। इनमें से तो एक ऐसा सर्वाइवल था जिसने चॉकलेट में लिपटी हुई एक मूंगफली का दाना जिसको आगे वाले 3 दिन तक चलाया। रेस्क्यू टीमें जो थी वो 8 दिन बाद हाथ खड़े कर जाती हैं कि इतनी ठंड में अब कोई नहीं बचा होगा। मगर रॉबर्टो कनीसा का बाप जो ये खबर सुनकर सैंटियागो पहुंच चुका था, वो वहां पर जाकर आबादी वाले इलाके में गया और उसमें उसने अपने बेटे के पंफलेट बनाए और पंफलेट लोगों में बांटे और उसने ये कह दिया कि मैं $10,000 का इनाम दूंगा अगर कोई भी बंदा मेरे बच्चे को मुर्दा या जिंदा मुझे देगा। और दोस्तों फ्रेंडो प्राडो वो शख्स था जिसने अपनी बहन के लिए इतनी की जद्दोजहद की कि उसको अपने साथ लगाकर अपने जिस्म की गर्मी देता रहा जो इतनी ज़ख्मी थी, मगर खुदा की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं चलता, उसकी बहन भी इस दुनिया से कूच कर जाती है। अब बचे सर्वाइवल 27। प्लेन को क्रैश हुए 11 दिन गुजर चुके हैं और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि प्लेन की सीटों के पीछे कुछ चमड़ा लगा हुआ है जिसे ये सर्वाइवल उतार उतार कर खाने लगे हैं, जिससे इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मगर फ्रेंडो प्राडो जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसके जहन में कुछ आइडिया चल रहा है और वो हिचकिचाते हुए कहता है कि अगर हमें यहाँ पर सरवाइव करना है तो मुमकिन है कि हमें इंसानों का गोश्त खाना पड़े, जिस पर कुछ और पैसेंजर ने भी फ्रेंडो प्राडो पर तनकीद की। इनमें से कुछ खामोश रहते हैं। इतनी देर में रॉबर्टो कनीसा उठता है और प्लेन की टूटी हुई खिड़की से शीशा निकालकर बाहर जाकर एक बॉडी से मांस काटने लगता है, बाद में उसको खाने लगता है। उसी को देखते देखते दूसरे सर्वाइवल भी पीछे पीछे निकल आते हैं जो जियो या मरो की टेक्निक पर अमल करते हुए ह्यूमन मीट ईट करने लगते हैं। क्रैशलैंड के 16 दिन बाद एक एवलांच आता है और सारे सर्वाइवल उस प्लेन की बॉडी में घुसे होते हैं कि बाहर से सारा प्लेन बर्फ से ढक जाता है। वो प्लेन एक जिंदा लोगों की कब्र बन जाता है, जिससे 8 और सर्वाइवल अपनी जान से जाते हैं। पीछे बचे 19 सर्वाइवल। 19 सर्वाइवल में से जब ये तूफान थम जाता है, एक सर्वाइवल लोहे की राड लेकर ऊपर की तरफ सुराख करता है प्लेन की विंडो से और वो सुराख करने में कामयाब हो जाता है। फिर सारे जो 19 पैसेंजर थे वो बाहर निकलते हैं। इसी बीच एक सर्वाइवल जिसका नाम राय हैलरी था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंतजाजिस्ट था। किसी सर्वाइवल को सीटों के बीच पड़ा हुआ एक छोटा रेडियो मिल जाता है जो राय हैलरी के पास लेके आता है और राय हैलरी उसी जुगाड़ से उस रेडियो को चालू कर लेता है। और जब चालू करता है वो रेडियो इतनी की कैपेसिटी का होता है कि सिर्फ मैसेज सुन सकता है, मैसेज भेज नहीं सकता। और मैसेज सुनते क्या हैं कि उनकी अब जो है तलाश रुक चुकी है। कुछ दिन यूसी में गुजारने के बाद यही सर्वाइवल फैसला करते हैं कि हम में से किसी न किसी को आगे पीछे जाना चाहिए। और क्या होता है, उनमें से 3 सर्वाइवल जो गर्म कपड़े लेकर बाहर की तरफ निकलते हैं और कुछ घंटे चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्लेन टकराया होता है और उस प्लेन की टेल गिरी होती है। वो टेल को देखते हैं, वहाँ पर एक बैटरी होती है और कुछ लगेज मिलता है जिसमें खाने पीने का सामान होता है। वो क्या करते हैं, पहले बैटरी को उठाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो कमज़ोर हो चुके थे इतने दिन किसी भी तरीके से सर्वाइव करने से। और वो बैटरी को उठाने की कोशिश करते हैं जो 24 किलो की होती है, वो उनसे उठाई नहीं जाती। और वो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर फिर क्रैश साइट की तरफ आते हैं। 11 दिसंबर को प्लेन क्रैश वाली साइड पर एक और एवलांच आता है जिनमें 3 और सर्वाइवल मारे जाते हैं। पीछे बचते हैं 16 सर्वाइवल। दोस्तों वो 16 सर्वाइवल ऐसा पक्का फैसला करते हैं कि अब हम यहाँ पर नहीं मरेंगे, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करते हुए मरेंगे। उनमें से 3 सर्वाइवल जो अपनी पीठ के ऊपर इंसानों का गोश्त लाद कर और गर्म कपड़े पहनकर निकल पड़ते हैं एक पहाड़ी की जानिब आबादी को ढूंढने। एक दिन गुजरने के बाद दोस्तों वो जब पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं और इधर उधर देखते हैं, उनको कोई आबादी नहीं मिलती, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही नजर आती है।
और वो क्या करते हैं, 3 ग्रुप के मेंबर होते हैं जिनमें प्राडो, कनीसा और एक और अफराद होता है जिसको वो पीछे की तरफ भेज देते हैं। वो कहते हैं कि हम ये सफ़र खुद करेंगे जहाँ पर हम आबादी को ढूंढेंगे, क्योंकि प्राडो और कनीसा को ये समझ आ गई होती है कि सफ़र इतना लंबा है और हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। उस अफराद से भी वो सामान ले लेते हैं, उसको फिर क्रैश साइट वाली जगह पर वापस भेज देते हैं और ये कुछ दिनों तक पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हुए फाइनली इनको आबादी नज़र आती है जिनमें कुछ गायें चलती हुई नज़र आती हैं और एक नदी नज़र आती है जहाँ पर 3 शख्स एक घोड़े पर सवार हैं और इन्होंने उनको आवाज़ दी, मगर नदी के पानी के शोर से इनकी आवाज़ वहाँ तक ना पहुँची और उन लोगों में से एक ने इनको देख लिया। वो क्या करता है कि पत्थर के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा लपेटकर उसके साथ एक पेन बांधकर नदी की दूसरी जानिब फेंकता है, जहाँ पर इनको प्राडो अपनी आप बीती लिखकर भेज देता है और वो शख्स इशारा करते हैं कि हम दूसरे दिन आपको मिलने आएंगे। उनमें से ही एक शख्स समझ जाता है, इनका बाप भी था जो कुछ दिन पहले पंफलेट बांट रहा था इनको ढूंढने के लिए, और वो क्या करते हैं, अगले 10 घंटे तक वो अपने घोड़े को वेस्ट की जानिब दौड़ाते हैं, जो सैंटियागो आर्मी कमांड को जाकर ये खबर देते हैं, जिससे पता लगता है कि ये अब भी सैंटियागो से कितने दूर थे। इसी बीच सैंटियागो आर्मी थी जो वो प्राडो और कनीसा को घोड़े पर बिठाकर शहर लाती है। फिर इनसे लोकेशन लेने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों के ऊपर वो फिर उसी जगह पर जाते हैं क्रैश साइट पर, जहां पर दूसरे सर्वाइवर को भी रेस्क्यू किया जाता है। कनीसा जो अपना वजन आधा कम कर चुका था और प्राडो जो सीधा हॉस्पिटल में गया। दोस्तों इसी पर दे मुझे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।